हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झटपट स्टडी। मैं हूं राकेश रजक और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। लाइट चैप्टर का भी सारे टॉपिक हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया है। तो उसी सीरीज का अगला टॉपिक है हम लोग का रिफ्रैक्शन, और आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। पिछली क्लास में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया था, और आज हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला लॉ क्या है। तो पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखिए इसमें क्या कहना चाहता है कि जो इंसिडेंट रे है, ये जो येलो कलर की लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है इंसिडेंट रे, इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल जो परपेंडिकुलर खींचा गया है सरफेस ऑफ सेपरेशन का, ये सरफेस ऑफ सेपरेशन है, इसके परपेंडिकुलर जो खींचा गया है। तो ये तीनों जो है, ये और ये तीनों जो है सेम प्लेन पर लाई करेंगी, एक ही सतह पर रहेंगी। ठीक है, ये पहला नियम है हम लोग का, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला नियम। अब देखते हैं दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। The ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is constant। यहाँ refraction होगा। This constant depends on the nature of the two concerned media and also on the color of the incident ray। This statement को स्नेल्स लॉ का स्टेटमेंट भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर कहना क्या चाहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो I है, देखिए यहाँ पर देखिए पीछे जो हम लोगों ने देखा, यह है एंगल ऑफ इंसिडेंस और यह है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन आई और इसका जो रेशियो होगा ना, तो इसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसी को कहते हैं एक कांस्टेंट। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है इसे वैज्ञानिक स्नेल्स ने दिया था। उनका पूरा नाम था विलबोर्ड स्नेल्स। ठीक है, तो ये स्नेल्स लॉ भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, साइन ऑफ आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, और साइन आर जो है ये एक कांस्टेंट होता है, इसका रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो इस कांस्टेंट को हम लोग म्यू कहते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। तो ये जो कांस्टेंट है ये नेचर ऑफ द टू कांस्टेंट मीडिया एंड आल्सो ऑन द कलर ऑफ द इंसिडेंट रे, ये जिस मीडिया का हम लोग निकाल रहे हैं, जिस माध्यम का हम लोग ये रेशियो निकाल रहे हैं, वो कैसा माध्यम है, उसका नेचर क्या है, और कौन सा कलर का लाइट, ठीक है, पीली लाइट आ रही है या लाल लाइट हम लोग इंसिडेंट करवा रहे हैं, या फिर वायलेट कलर का या फिर ग्रीन कलर का लाइट डाल रहे हैं, तो ये जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, ये कहता है हम लोग का सेकंड लॉ। इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। ये जो कांस्टेंट आया इसको म्यू से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने बताया कि कलर के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर कलर बदल गया तो जो ये रेशियो बन रहा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बन रहा है वो भी बदल जाती है। यहाँ लिखा भी हुआ है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम फॉर ग्रीन, ब्लू और वायलेट कलर इज ग्रेटर देन दैट फॉर रेड कलर। ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर पानी लेते हैं, जल लेते हैं, और जल का एयर के रिस्पेक्ट में हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ठीक है, तो अगर हम लोग ग्रीन कलर के लाइट ले जाएं, ब्लू कलर के लाइट ले जाएं या वायलेट कलर की लाइट ले जाएं, तो इनसे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, किसका, जल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो रेड कलर के, जब रेड कलर का लाइट को अगर हम इंसिडेंट करवाएंगे तो उससे जो रिफ्रैक्शन होकर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो छोटा होगा किससे, जो पहले हम लोगों ने, ये तीन कलर है,
ये 3 कलर से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला उससे छोटा होगा। जबकि अगर हम लोग सेम एंगल से, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये अगर सेम हो, सारे कलर के लिए सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर करें तो भी हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मिलता है। तो इससे क्या पता चलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कलर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी ऑफ लाइट के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद कर लीजिए इस सिंबल को। इफ़ म्यू बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, हम लोग किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं? मीडियम बी का। एक माध्यम, जैसे हम लोग जल ले रहे थे, यहाँ हवा ले रहे थे, ठीक है, तो वैसे ही एक माध्यम हम लोग बी ले रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे? हवा के रिस्पेक्ट में, या फिर समझ लिए मीडियम ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। ठीक है, मीडियम बी का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं मीडियम ए के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इसको डिनोट कैसे करेंगे? तो पहले देखिए इसको डिनोट ऐसे किया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? मीडियम बी का। मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम ए के रिस्पेक्ट में, तो ए यहाँ लिख दिया। तो इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे पानी का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर ए लिख दिए। ठीक है, तो इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए है, इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट से कैसे रिलेट करें? तो ये जो रेशियो हम लोग का देख रहे थे पीछे में, साइन ऑफ आई, साइन आर, ये जो रिलेशन था वो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में ऐसा हो जाएगा। पहले ये रेशियो बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम में, कि ए मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, फिर मीडियम बी में लाइट की वेलोसिटी क्या होगी। तो जो भी वेलोसिटी होगी उसका जो रेशियो हम लोग निकालेंगे, ठीक है, उसका जो रेशियो निकालेंगे वही होता है हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर हम लोग मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो ऊपर में मीडियम ए का आएगा। ठीक है, देखिए मीडियम ए लिखा हुआ है, मीडियम ए में क्या वेलोसिटी होगी, और उसका नीचे में हम लोग मीडियम बी में क्या वेलोसिटी होगी इससे डिवाइड करेंगे, इससे रेशियो निकालेंगे। ठीक है, ये भूलिएगा नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऊपर में मीडियम ए का और नीचे में मीडियम बी रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो। अब बात आता है इसका यूनिट क्या होगी। तो देखिए वेलोसिटी की यूनिट जो होगी उसका नीचे भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो कट गया, दोनों का यूनिट सेम है, इसका मतलब कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, ये यूनिट लेस है, ये बस एक रेशियो है। ठीक है, अब देखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है किसी माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू नथिंग। ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट मतलब माध्यम का ही सिर्फ निकालना है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग कुछ नहीं लेंगे। जैसा अभी ले रहे थे जल के रिस्पेक्ट में एयर ले रहे थे, हवा ले रहे थे, जल का हम लोग निकालना है तो हम लोग हवा ले रहे थे, बट हम लोग हवा भी नहीं लेंगे। तो अगर हवा नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? अगर हवा नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? हवा नहीं लेंगे तो लेंगे हम लोग वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम यानी कि निर्वात, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, निर्वात में भी यानी वैक्यूम में भी लाइट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती ही है, ज़्यादा ही होती है। तो ऊपर में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में क्या वेलोसिटी होगी वो, और नीचे में हम लोग जिस माध्यम का हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग जल ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, तो वाटर में क्या वेलोसिटी होगी लाइट की वो लिखेंगे, और ऊपर में जो वैक्यूम में वेलोसिटी होगी वो लिखेंगे। इन दोनों का रेशियो अगर निकाल लिए तो हम लोगों को उस माध्यम का, यानी कि अगर हम लोग जल ले रहे थे तो जल का, यहाँ पे भी नाम का कोई है तो भी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं
कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग को मिल रहा है और उसी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, क्या रिलेशन हो सकता है? तो देखिए, हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है तो पहले हम लोग मीडियम ए का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन इंडेक्स लिए और मीडियम बी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिए। तो यहाँ पर जो सी नज़र आ रहा है, सी है वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी है लाइट का वैक्यूम में, ठीक है, वैक्यूम में जो वेलोसिटी है लाइट का उसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये म्यू ए है, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए है, मीडियम ए का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो नीचे में क्या होगा, मीडियम ए में क्या वेलोसिटी होगी लाइट की वो लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों ने वो लिख दिया। अब हम लोग मीडियम बी का बात करते हैं। मीडियम बी में क्या है, हम लोग को मीडियम बी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो ऊपर में लिखेंगे कि वैक्यूम में कितने लाइट की स्पीड है, लिख दिया। और नीचे में क्या लिखेंगे, मीडियम बी में लाइट की क्या स्पीड होगी वो हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब हम लोगों के पास दोनों माध्यम का, मीडियम ए और मीडियम बी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास में है। अब हम लोगों को निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी। हम लोगों को मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम ए के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों को निकालना है, ठीक है। मीडियम ए के रिलेशन में क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम बी का। तो देखिए कैसे निकालेंगे, मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं मीडियम ए के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग ऊपर में क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए, मीडियम ए में क्या वेलोसिटी होगी, नीचे में क्या लिखेंगे, मीडियम बी में क्या वेलोसिटी होगी, ठीक है, ये लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने। अब क्या होगा, वेलोसिटी ए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए, ये क्या होगा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से आपको वेलोसिटी इन मीडियम ए निकल रहा है c बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए। इसको अगर चेंज कीजिएगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो यही हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। अब आया, अब हम लोगों के पास क्या बचा, 1 बाय वेलोसिटी इन मीडियम बी बचा, क्योंकि वेलोसिटी इन मीडियम ए तो हम लोगों ने लिख ही दिया, पर बचा हम लोगों के पास 1 बाई वी बी। तो पहले लिए थे हम लोगों ने मीडियम बी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसमें 1 बाई वी बी, ठीक है, 1 बाई वी बी ये जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, म्यू बी बाई सी, इस हिसाब से लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करने पर ऐसा आया, 1 बाई वेलोसिटी मीडियम बी ये आया। अब हम लोगों ने इसको भी सॉल्व किया। अगर हम लोग इसको भी सॉल्व करें तो ये सी से सी कट गया और बच गया ये क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी बटा में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए। अगर हम लोगों को बी का निकालना है तो ये आया हम लोगों के पास रिलेशन, ठीक है, ये आ गया हम लोगों के पास रिलेशन। अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, किसका, ग्लास का दिया हुआ है 1.5। हम लोग को वैक्यूम में स्पीड दिया है, यानी कि c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम लोगों को क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट निकालना है ग्लास के लिए, ठीक है। लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, हवा से जा रही है ग्लास में, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ग्लास का, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है वैक्यूम में क्या वेलोसिटी हुआ लाइट का बटा में उस माध्यम में क्या वेलोसिटी है लाइट का, ये होता है फॉर्मूला, हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ पर सब चीज़ पुट कर देते हैं। हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ग्लास का 1.5, वैक्यूम में स्पीड दिया हुआ है 3 × 10⁸। तो हम लोगों को क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, नीचे में आ गया। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व करने पर हम लोगों को ये मिलेगा,
2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज़ 1.5। कांच का वर्तनांक हवा के सापेक्ष में 1.5 है, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, अगर कोई ये आपको बोले कि ये चीज़ आपको बोले, ये सेंटेंस आपको बोले, तो आप इसका क्या मतलब निकालेंगे? तो देखिए, इसका एक मतलब होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़ 1.5 टाइम्स मोर देन द दैट ऑफ ग्लास। मतलब कि हवा में जो लाइट की स्पीड है वो 1.5 गुना है, 1.5 टाइम गुना है किससे? ग्लास में जो स्पीड है हवा की, उससे 1.5 गुना ज़्यादा है हवा में। ठीक है, उसकी स्पीड। और दूसरा मतलब ये निकलता है कि लाइट इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ग्लास, मतलब हवा से ग्लास में आ रही है। ठीक है, हवा से ग्लास में आ रही है लाइट। ठीक है, और उससे जो रेशियो बन रहा है साइन ऑफ आई, ठीक है, इंसिडेंट रेस से जो एंगल बन रहा है और रिफ्रैक्शन से जो एंगल बन रहा है, उसका रेशियो 1.5 है। ये सिंपल सा मतलब है। अब बढ़ते हैं आगे है ऑप्टिकली रेयर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, अगर हम लोग किसी दो माध्यम ले रहे थे, तो दो माध्यम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करें, तो जिस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस माध्यम का ज़्यादा होगा, हायर होगा, उसको हम लोग ऑप्टिकली डेंसर कहेंगे। और जिस माध्यम का लोअर होगा, मतलब कि कम होगा, उसको हम लोग ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि ये डेंसर रेयरर में आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो फिजिकल डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ना, इससे बहुत अलग है ये चीज़। ठीक है, यहाँ ऑप्टिकली डेंसर का बात कर रहा है। ठीक है, जो ऐसा भी हो सकता है जो फिजिकली डेंसर है मीडियम, वो ऑप्टिकली रेयरर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इन दोनों को रिलेट मत कीजिएगा, ये दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। अब देखिए कुछ घटनाएं देख लेते हैं रिफ्रैक्शन के। देखिए यहाँ पर एक ग्लास है, ग्लास में एक स्ट्रॉ डूबा हुआ है। तो आप अगर साइड से देखेंगे तो क्या होता है कि ये स्ट्रॉ आपको टेढ़ी दिख रही है। अब घर में भी होंगे, ग्लास में अगर कोई सिक्का गिर गया होगा तो आपको वो सिक्का ऊपर उठा हुआ लगता है, या फिर आप एक टब में अपना पैर रखेंगे तो आपको पैर जो है ना थोड़े ऊपर उठी हुई या फिर टेढ़ी नज़र आती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है रिफ्रैक्शन के कारण। किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन के कारण होता है। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये सब नहीं दिखता। देखिए यहाँ पर आप खड़े हैं, ये एक सीधी रॉड है, इसको हम लोगों ने एक टब में जिसमें पानी भरा हुआ रख दिया। अब क्या होगा? अब लाइट जो है इस पॉइंट से हम लोगों ने एक पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट से मान लिए इस पॉइंट से दो किरणें आएंगी। ठीक है, हम लोगों को इमेज देखना है कहाँ बन रहा है, तो ये दो किरणें हम लोग लिए। ये रिफ्रैक्शन के कारण अभिलंब से, ये जो अभिलंब है इससे थोड़ा सा मुड़कर अब तक पहुंच रहा है। ठीक है, ये अब तक पहुंचा, पर अब देखिए ये जो मुड़ गया, इस मुड़ने के कारण आपको उस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर दिख रहा है, मतलब इस पॉइंट का प्रतिबिंब यहाँ पर दिख रहा है। इसी तरह इस पॉइंट का प्रतिबिंब आपको यहाँ दिखेगा, इस पॉइंट का यहाँ, इस पॉइंट का यहाँ। ऐसे ही होते होते एक पूरी की पूरी इमेज बन जाएगी और ये आपको यहाँ से मुड़ी हुई नजर आएगी। जैसा कि पीछे हम लोग देखे हैं, यहाँ पर देखिए, इसी के कारण ये स्ट्रॉ आपको मुड़ी हुई दिख रही है। ठीक है, अब बात करते हैं एक और फिनोमेनन की। यहाँ पर सिक्का रखा हुआ है एक टब में। ठीक है, सिक्का रखा हुआ है। अब क्या होगा? लाइट इस पॉइंट से आई, दो लाइट की किरणें गुजरी, हम लोग ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग ऊपर से देख रहे हैं इसको। अब क्या होगा? ये यहाँ से, ये माध्यम तो बदल रहा है ना, माध्यम बदल रहा है तो ऑफ कोर्स ये चेंज होगा, रिफ्रैक्शन के कारण ये चेंज होगा। ये डेंस है, ये रेयर है, तो क्या होगा? ये अविलंब से दूर जाएगी या सामने आएगी? कमेंट करके आप बताइए क्या होगा। ठीक है, देखिए मैं बतलाता हूँ अब क्या होगा। ये अविलंब से दूर की ओर मुड़ गई। ठीक है, इसका पास से दूर की ओर मुड़ गया। अब ये जो दूर की ओर मुड़ गई, तो इससे क्या होगा?
आप ऊपर अगर कहीं पर थे, आप यहाँ से आप अगर देख रहे हैं, आप आंख लगा कर देख रहे हैं, तो आपको ये वस्तु जो है ये थोड़ी ऊपर की ओर दिखेगी, ये पानी में थोड़ी ऊपर उठी हुई मिलेगी। ये हाइट उसका यहाँ था, पानी से इतना नीचे था, लेकिन आपको पानी से अब इतना नीचे ही दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब एक और फिनोमेनन की बात करते हैं, एक और घटना की बात करते हैं। पहले तो हम लोग यहाँ से देख रहे थे, पर अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, इस कोने से हम लोग देख रहे हैं। तो क्या होगा, सिक्का वही है, या फिर यहाँ पर आप मान लीजिए एक मछली है, ठीक है, या फिर सिक्का ही मान लीजिए, सिक्का यहीं पर है। फिर से दो किरणें आएंगी और रिफ्रैक्शन होने के बाद अभिलंब से परे मुड़कर आप तक पहुंची। ठीक है, आप यहाँ आप तक पहुंची। अब क्या होगा, आपको उस वस्तु की प्रतिबिंब, उसका वास्तविक जो स्थान था, यहाँ पोजीशन था इसका, पर ये ऊपर तो उठी हुई दिख रही है, ये सामने भी चली गई है, थोड़ी आगे की ओर दिख रही है। ठीक है, ऐसे दिख रही है। अब देखिए, इसका जो है ना, एक कमाल का बात है, अगर कोई फिशिंग कर रहा है, ठीक है, कोई मछली मार रहा है नदी किनारे, आप भी कभी गए होंगे, तो यहाँ पर मछली होती है, पर उसका तस्वीर आपको बाहर से देखने पर यहाँ पर दिखता है। तो अगर आप बाहर से निशाना लगा रहे हैं इस जगह पर, इसके बीच में, तो आपका निशाना नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो बस एक वर्चुअल इमेज है। ये तो आपको बस दिख रहा है कि ये यहाँ पर है, बट उसका वास्तविक लोकेशन यहाँ पर है। तो आपको जो है ना, एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। आपको मछली के यहाँ पर मारना पड़ेगा, पूंछ की ओर मारना पड़ेगा, तभी आप, या फिर थोड़ा सा और पीछे मारना पड़ेगा, तभी आप मछली, असली मछली जो है उसको आप हिट कर पाएंगे, तभी वो मछली मरेगी, तभी आप उसका शिकार कर पाएंगे। ठीक है, ये होता है रिफ्रैक्शन के कारण। कुछ और उदाहरण है नेचर में। सन विजिबल आफ्टर सनसेट एंड सनराइज, जैसे कि ये पृथ्वी है, गोल है, आप यहाँ पर हैं, सूरज डूब गया यहाँ पर आपको सूरज यहाँ पर अभी भी दिखती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हवा में लेयर्स होते हैं, यहाँ से रिफ्रैक्शन होते 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 ऐसा किरणें जो है, यहाँ से रिफ्रैक्शन होते होते किरणें आप तक पहुँचती है, और आपको सन जो है नज़र आता है, पूरा का पूरा सूरज का तस्वीर यहाँ बन जाता है और आपको सूरज नज़र आती है। ठीक है, प्रकाश कैसे पहुँचता है? ये रिफ्रैक्शन के कारण प्रकाश पहुँचता है। ग्लिटरिंग ऑफ स्टार्स, तारे जो है आसमान में टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, आप अगर ध्यान दीजिएगा तो थोड़े से टिमटिमाते हैं तारे, बोलते भी है बहुत लोग तारे का टिमटिमाना, बचपन से आपने देखा होगा। तो ये क्यों होता है? ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है। हवा में लेयर जो होते हैं वायु का, ऊपर से नीचे की ओर, पृथ्वी तो गर्म होती है और ऊपर थोड़ा सा ठंडा होता है। तो ये जो ठंडा गर्मी का कारण जो है, जो डेंसिटी होता है, वायु का परत का डेंसिटी होती है, वो बदलती रहती है। तो ये जो बदलती रहती है डेंसिटी, हवा की ऑप्टिकल डेंसिटी, तो जिसके कारण क्या होता है, जो प्रकाश की किरण आती है ना, उसका रिफ्रैक्शन होते रहता है, अजीब टाइप का रिफ्रैक्शन होता रहता है। ठीक है, बार बार अगर कुछ चेंज होगी तो वो कभी तारा इधर दिखेगा, कभी तारा इधर दिखेगा। ठीक है, इसी के कारण ग्लिटरिंग ऑफ स्टार्स जो घटना होती है, तारा का टिमटिमाना जो घटना होती है, वो होती है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हमारी यूज़र नेम @झटपट स्टडी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।